चलिए, तो हम लोग क्या देख रहे थे जी? हाँ, वेलुथिम्पू का विद्रोह लास्ट देखे थे। ठीक, पीजेंट्स मूवमेंट देखना था। ठीक, उत्तर पूर्व भी देख लिए थे, नॉर्थ ईस्ट का भी देख लिए थे ना, कि नॉर्थ ईस्ट में 3 जो रिवेल हुआ था। ठीक, चलिए, तो पीजेंट्स मूवमेंट्स भी देखना था, है ना, कि पीजेंट्स मूवमेंट क्या है, किस प्रकार से है। ठीक है, यानी कि किसान आंदोलन। ठीक है, उस समय किसान आंदोलन जो था वो किस तरह से और कैसे हुआ था, है ना। चलिए, तो किसान आंदोलन जो है आप देखेंगे कि 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी दोनों में हुआ था, है ना। मतलब कि आप 1800 से 1899 का फेज, और फिर आपका इधर 1900 से 1947 के बीच, आजादी से पहले, इसमें भी बहुत सारे आंदोलन हुए थे। तो उस सभी आंदोलन को हम लोग इसमें देखेंगे कि वो कौन कौन से आंदोलन थे और क्या था मुख्य आंदोलन जो रहा था वो। तो किसान आंदोलन में आप सबसे पहले लिखेंगे नील आंदोलन, है ना। है, हाँ बिल्कुल बना दीजिए, मतलब बेधड़क। नील आंदोलन, नील मूवमेंट। तो प्रमुख किसान आंदोलन के अंतर्गत हम लोग को देखना है नील आंदोलन 1859-60। ठीक है, तो 1859-60 नील आंदोलन में लिखेंगे नेता दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। ठीक है, तो ये जो नील आंदोलन हुआ था इसके नेता थे दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, और इनका क्षेत्र, तो क्षेत्र था बंगाल। बंगाल में हुआ था, और नोट करके लिख लेंगे कि बंगाल में नील की खेती की पचकठिया पद्धति प्रसिद्ध थी। बंगाल में नील की खेती की पचकठिया पद्धति प्रचलित थी, है ना। पचकठिया, आप चंपारण में देखिएगा 3 कठिया था, है ना, यहां 5 कठिया था, है ना। तो मतलब कि 20 कट्ठा में 5 कट्ठा पर आपको नील की खेती करनी थी, है ना। ये वाली स्थिति थी, है ना। अब आप देखिएगा कि 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा होता है ना। तो 1 बीघा में 5 कट्ठा पर आपको नील का खेती करना है, बाकी 15 कट्ठा पे आपको जो उपजाना है सो आप उपजा लीजिए। ठीक है, लेकिन नील का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था कि जहां पर ही एक बार उपजा लिया गया
अब वहां पर आप दूसरा फसल उपजा ही नहीं सकते हैं। अब नियम क्या बनीले था कि प्रत्येक साल आपको 5 कट्ठा में उपजाना है। तो नील भी खुद अगले साल उसी भूमि पर नहीं उपज सकता था जिस भूमि पर पिछले बार उपजा था। तो इसका मतलब समझ रहे हैं कि इसे 5-5 कट्ठा करके पूरा खेतवे बर्बाद हो जाएगा, है ना। अब पूरा लैंड आपका खराब, अब ना उसके बाद ना तो वहां से नील उपजेगा और ना वहां से खाद्यान्न फसल उपजेगा। तो भारत की जनता को तो खाने का भी तो चाहिए था अनाज। तो एक तरफ खाने का संकट हो गया और दूसरी तरफ जो ये लोग नील उपजाता था तो उसका 1 रुपया भारतीय किसानों को नहीं मिलता था। वो सीधे यहां से चल जाता था मैनचेस्टर, लंदन, है ना, जहां से कपड़े बनते थे। तो कपड़ों के रंगाई के का काम हुआ था। तो ये लोग किसी तरह से इस चीज को जो है सो ये नहीं करता था। ठीक है, तो यहां पर इसको ध्यान रखेंगे कि क्षेत्र क्या था, बंगाल था, है ना। दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास इसके नेता थे और क्षेत्र बंगाल, और बंगाल में पचकठिया पद्धति प्रचलित थी। फिर यही नोट कर लिखेंगे कि नील के खिलाफ में या नील उत्पादन के खिलाफ यह पहला विद्रोह था भारत में। ठीक है, तो ये पहला, क्योंकि आगे भी आप देखेंगे तो नील से संबंध में बहुत सारे आपको विद्रोह और आंदोलन देखने को मिलेंगे, लेकिन ये पहला था, ये अपने आप में पहला था, ये आपको इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे लिखेंगे, नोट करके लिखेंगे कि दीनबंधु मित्र की रचना नील दर्पण, दीनबंधु मित्र की रचना दीनबंधु मित्र की रचना नील दर्पण, नील दर्पण किताब का नाम है जी, है ना। दीनबंधु मित्र की रचना नील दर्पण में और हिंदू पैट्रियट पत्रिका में इसका समर्थन किया गया है। इस विद्रोह का समर्थन किया गया था। इस विद्रोह का समर्थन किया गया था। अच्छा, तो हिंदू पैट्रियट किसका पत्रिका है जी? एक आदमी और था इसमें, हरीशचंद्र मुखर्जी और जीसी घोष। ठीक है, हरीशचंद्र मुखर्जी और जीसी घोष, इन दोनों की पत्रिका थी हिंदू पैट्रियट। तो जब हिंदू पैट्रियट लिखे तब भी ये बात लिखे थे वहां पर, किसने बंगाल में हुए नील आंदोलन का समर्थन किया था, पीछे देखिएगा वहां पे लिखे होंगे आप। और यहां नील आंदोलन पढ़ ही रहे हैं, तो इस मूवमेंट को भी नील दर्पण में और जीसी घोष और हरीशचंद्र मुखर्जी की जो पत्रिका थी हिंदू पैट्रियट, इन दोनों पत्रिकाओं में नील आंदोलन को भारी मत में समर्थन मिला, माने बड़े स्तर पे लोगों ने इसको सपोर्ट किया था। क्लियर है? प्रोसीड। नेक्स्ट लेंगे कि 1865 में भी 1865 में भी एक नील आंदोलन हुआ था। 1865 में भी एक नील आंदोलन हुआ था। ठीक है, जिसके नेता शिशिर कुमार घोष थे। जिसके नेता शिशिर कुमार घोष थे। कौन थे? शिशिर कुमार घोष। तो ये 1865 वाला के नेता
शिशिर कुमार घोष। लेकिन ध्यान रखें कि एक तो ज्यादा फेमस ये है दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्व, इन पर बहुत बार प्रश्न पूछा है। और सामान्य तौर पे चंपारण सत्याग्रह नील आंदोलन इतना फेमस है कि जब नील आंदोलन का बात होता है तो सीधे ध्यान वहीं पर जाता है ना, चंपारण में। लेकिन ध्यान रहे कि चंपारण से पहले भी हो चुका था, इसलिए क्वेश्चन जब आपके सामने हो तो बहुत सावधानी से क्वेश्चन को पढ़ना है। आप पढ़ करके तब उसका आंसर लगाना है कि क्या राइट आंसर होगा, है ना। सावधानी हटी दुर्घटना घटी ना, कि आप ठीक से पढ़े। बहुत बार होता है कि हम जानते सब हैं, लेकिन जल्दीबाजी में क्वेश्चन पढ़ने के चक्कर में सबसे ज्यादा गलती आप देखिएगा वहां होगा जहां आपको आता रहता है। जहां आते रहते वहीं पे गलती होता है, क्योंकि रीजन क्या है कि अब आते रहे ना तो आप एकदम ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाएगा, अरे तो हमारा पसंद का क्वेश्चन आ गया, है ना। अब मालूम चला कि आप ठीक से उसको पढ़े नहीं, माइनर मिस्टेक कहीं कर दिए, वही अलग गलत हो गया। वो जब गलत हो जाता है बहुत बुझाता है, वो 10 दिन तक कहीं नहीं लगेगा। फिर अगर कहीं रिजल्ट गड़बड़ा गया उसी की वजह से तो जीवन भर का वो एक अपराध बोध रह जाएगा मन में। इसलिए देखिए, टेस्ट आदमी क्यों लगाता है? टेस्ट इसलिए मत लगाइए कि टेस्ट लगा के आपका नॉलेज बहुत बढ़ जाएगा। टेस्ट इसलिए लगाइए ताकि आप अपनी मानवीय गलती समझ पाए, है ना, कि ह्यूमन मिस्टेक्स क्या है, ह्यूमन एरर क्या है। मतलब एज ए ह्यूमन, एज ए स्टूडेंट हम क्या एरर कर रहे हैं। इसलिए टेस्ट जरूरी है कि आप उसी दबाव वाले समय में टेस्ट दीजिए ताकि ये सब गलती आपका पकड़ा जाए, पहले आपका ठीक हो जाए, आपको समझ में आ जाए कि अच्छा हाँ थोड़ा बहुत आपका गलती इसमें हो रहा है। इसका मतलब आपका ब्रेन आपको अवेयर कर देगा कि थोड़ा आपको सतर्क रहना है। नहीं तो आप टेस्ट नहीं लगाइएगा और सीधे जाके एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करिएगा तो ये सब गलती आपका पकड़ाएगा नहीं और वहां पर गलती हो जाएगा। तो टेस्ट लगाने का एक जो सबसे बड़ा जो फायदा होता है वो बस यही होता है कि आपको अपनी गलती और अपनी कमियां पता चलती है ना। इसलिए टेस्ट के स्कोर या टेस्ट में क्या हो उस पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए, क्योंकि आपको हर टेस्ट में कुछ ना कुछ कमियां खामियां निकलेंगी, है ना। ये आपको दिख जाएगा, आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन आपको बस इतना समझना है कि हम टेस्ट कहला दे रहे हैं अपने को चेक करने के लिए कि हमारा स्थिति क्या है। और सिलेक्शन और रिजेक्शन तो आपको अंतिम तौर पे वहां होना है, यहां कुछ नहीं होना है ना। तो यहां आपको अपना एक्यूरेसी देखना है। बबल्स भरते वक्त आप गलती करते हैं कि नहीं करते ये देखना है। नहीं तो बहुत बार होता है कि क्वेश्चन में टिक किया ए और रंग दिया वहां पर सी, है ना, या टिक भी सी किया सी रंगना है लेकिन नीट गलती से बी में गिर गया। और तो कंप्यूटर है, वो तो एक बार भी गलती से अगर नीट आपका गिर गया तो ले लेगा। ये सब ह्यूमन एरर है। इस सब की वजह से एक आधो नंबर अगर आपका गबड़ा गया ना तो देखिए करते हैं कट ऑफ में एक नंबर से कोई अंदर हो जाता है, एक नंबर से कोई बाहर हो जाता है ना। तो एक एक नंबर का बहुत मतलब है। तो मान लीजिए अगर आपका सही आता हुआ क्वेश्चन का गलत अगर रंगा गया तो कितना अपराध बोध होगा कि यार ये तो हमको आ रहा था। नहीं आने वाला गलत रंगा जाए तो लगता है चलो ये तो ऐसा भी गलत होने वाला था। लेकिन आने वाला क्वेश्चन अगर ऐसा कुछ गलत हो जाता है ना तो ये बहुत दुख होता है ना। तो इसलिए इस सब कमी को भी अपना, इसके लिए जरूरी नहीं कि आप कहीं कोचिंग में जाकर टेस्ट लगाए या कोई कोचिंग वाला कराए तब आप देखें। आप मार्केट से ओएमआर सीट खरीदिए, अपने पास रखिए। मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन में स्टॉप वॉच लगा दीजिए, 2 घंटे का 1.5 घंटे का जितना देर में आपका एग्जाम होता है लगा करके टेबल पर रख दीजिए, है ना। क्वेश्चन उठा लीजिए, आपने बनाना शुरू कर दीजिए और टाइम अपना वहां पे चल रहा है, आपका स्टॉप वॉच पे आपका अपना ओएमआर रंगा रहा है। सेल्फ डिसिप्लिन करके आप खुद के स्तर पे सब कुछ कर सकते हैं अगर आप में आत्म अनुशासन हो तो। हर चीज के लिए आपको बाहर घूमने का, धूप में मांगने का जरूरत नहीं है। अपने हेल्थ का ख्याल रखते हुए, सुविधाओं का ख्याल रखते हुए घर में बैठ के आप आराम से कर सकते हैं इसको, है ना। आप अपना टाइम भी कंज्यूम कर सकते हैं। और ये बिल्कुल ये सोचते हैं कि हम जो लोग बैठे हैं उनके साथ हमारा कंपटीशन है, या जहां हम टेस्ट में बैठे वहां उनके साथ, आपका कंपटीशन उनके साथ बिल्कुल भी नहीं है। आपका कंपटीशन तो पूरा बिहार होगा। आपके बाहर के भी जो लोग आ रहे हैं, नीतीश जी कर दिए बाहर वालों के लिए किए हुए हैं, तो बाहर वाला भी नीतीश जी के साथ तो धोखा हो गया बेचारे के साथ। ये प्रधानमंत्री चक्र बनने में किए थे कम वहां, है ना, कि सबको मौका देते हैं। अब प्रधानमंत्री नहीं बने, अब बिना मतलब बिहार के विद्यार्थी सबका अधिकार थोड़ा सा खत्म हो गया। नहीं तो और भी बिहार के लड़कों का सिलेक्शन हुआ होता ना। ये जो अलग अलग स्टेट वाले जो आके भर गए हैं तो और बिहार का ना विद्यार्थी सिलेक्ट हुआ होता जी, है ना, तो वो लोग का नहीं होता। हाँ बिल्कुल, हाँ। तो वो मतलब वो अपनों प्रधानमंत्री नहीं बने हैं, आप लोग को भी नहीं बनने दिए, है ना। वो ना अपने बने ना आप लोग।
कम से कम आप लोग को बनने देते है ना। प्रोसीड। तो यहां पे इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे आइए, पाबना विद्रोह। पाबना, पावना नहीं, दूध वाला पावना नहीं। देखिए सुरभि कुमारी, क्लास स्टार्ट हुआ है कि नहीं? बोली क्लास कबे से चल रहे हो, कर लो क्लास स्टार्ट हुए लो कि नहीं? है पाबना विद्रोह। हाँ जी सर, बोलिए क्या हुआ जी? ये मुख्य तौर पे पूरा बंगाल था, पूरा बंगाल। हाँ, तो उस समय का बिहार का भी एरिया शामिल था, ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि फर्टाइल लैंड तो यही ना था, उपजाऊ क्षेत्र यही था। आप हमेशा देखिएगा दिल्ली सल्तनत को भी, अब मुगलों को भी सबसे ज्यादा राजस्व बंगाल से जाता था, सबसे ज्यादा रेवेन्यू बंगाल से जाता था। इसीलिए आप अंग्रेज सब का देखिएगा, अंग्रेज सब का पहला कैपिटल कहां था? बंगाले था, कि बंगाल को सेंटर बनाओ, कैसे कि पैसा यहीं पे है, उपजाऊ यहीं पे है, फर्टाइल लैंड यहीं पे है, तो नील कहां उपजाना है? बंगाल में उपजाना है। तो बाद में ना सेपरेशन हो गया 1905 के बाद, 1912 में डिक्लेयर हो गया कि बिहार एक अलग स्टेट के तौर पे आ गया। तो 17 में चंपारण वाला हम लोग कहते हैं कि बिहार के चंपारण में हुआ था, अन्यथा उसके पहले सब कुछ तो बंगाली था, और कहीं भी कुछ भी होता था तो बंगाल के रीजन में होता था, है ना। तो उस समय वो पूरा जो एरिया था बंगाल का वो इसके अंतर्गत में आता था, ठीक है। अगर पूछा जाए कि नील आंदोलन जो 1867 का हुआ उसका क्षेत्र क्या था? बंगाल, ठीक है। कोई प्रॉपर वहां का मतलब एरिया नहीं था फिक्स कि यही एरिया या यहीं पर होता था, ठीक है। नेक्स्ट आइए, पाबना विद्रोह, बंगाल 1873-76। 1873-76 बंगाल, ठीक है। ये भी कहां हुआ? बंगाल में, ठीक है। कारण, कॉज लिखेंगे, लगान की दर बढ़ाया जाना, इंक्रीज द रेट ऑफ रेवेन्यू, इंक्रीज द रेट ऑफ रेवेन्यू, ठीक है, लगान की दर को बढ़ाना। नेक्स्ट आगे लिखेंगे, नेता, इसके नेता किशन चंद्र राय और केशव चंद्र राय, ध्यान रखेंगे, नेता किशन चंद्र राय और केशव चंद्र राय, ये दोनों ही लोग इसके लीडर थे, किशन चंद्र राय और केशव चंद्र राय। नेक्स्ट लिखेंगे कि खुदी मलाह, नोट कर लेंगे, खुदी मलाह, खुदी मलाह भी पाबना विद्रोह से संबंधित थे। खुदी मल्लाह है ना। अब साहनी जी हेलो ना बोले जाते हैं जी, अब ये वो साहनी जी हैं, मुकेश साहनी है ना, तेजस्वी जी के साथ घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि हाँ हाँ मछली खिला रहे हैं, और कह रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे तेजस्वी जी, उप मुख्यमंत्री बनेंगे हम, मैंने अपन सीट पहले रिजर्व कर लिए हैं, है ना। हाँ तो अब मैंने अपन सीट पहले ही से रिजर्व कर लिए हैं। खुदी मलाह भी इस आंदोलन से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। ये खुदी मलाह का फैक्ट एक बार पूछा गया था, हालांकि इधर इस सब एग्जाम में तो नहीं, यूपीसी ने एक बार पूछ दिया था कि पाबना विद्रोह से कौन मलाह संबंधित थे, है ना, तो खुदी मलाह संबंधित थे, ठीक है। खोज के निकाल देता है कभी कहीं से, है ना, तो यहाँ पे चर्चा इसलिए आपने लिख लिया, वन लाइन का बात है कि खुदी मलाह इससे संबंधित थे। ये तो एक साधारण सी बात है, सब लोग जानते हैं, किशन चंद्र राय और केशव चंद्र राय इसके
प्रमुख नेता थे, इंपॉर्टेंट लीडर ये लोग थे, लेकिन खुदी मलाह जो थे वो एक सहायक के तौर पे इसमें शामिल हुए थे और उन्होंने सपोर्ट करा था। नेक्स्ट लिखेंगे कि पाबना विद्रोह के दौरान ही, जी इसी में लिखिए, हाँ, पाबना विद्रोह के दौरान ही, पाबना विद्रोह के दौरान ही कहा गया था कि, पाबना विद्रोह के दौरान ही कहा गया था कि हम महारानी के रैयत होना पसंद करेंगे, हम महारानी के रैयत होना पसंद करेंगे। पाबना विद्रोह के दौरान ही कहा गया था कि हम महारानी का रैयत होना पसंद करेंगे। रैयत मतलब किसान, उनके अंतर्गत हम काम करना चाहेंगे, कंपनी के अधीन हमें काम जो है सो पसंद नहीं है। तो अब महारानी ही आ गई थी चूंकि रूल में, है ना, 57 के बाद महारानी के कंट्रोल में ही शासन चल गया था ना, तो इसलिए लोग कह रहे थे कि अब हम महारानी के रैयत होना हम पसंद करेंगे, है ना, महारानी के रैयत होना हम पसंद करेंगे। नेक्स्ट लेंगे दक्कन विद्रोह, दक्कन रिबेल, दक्कन दक्कन, हाँ, दक्कन विद्रोह। तो दक्कन प्लेट्यू कहां पे है? आदमी है तो दुगो आंख होबे ना करेगा। साउथ में कहा? मुख उधरे साइड, हाँ अब, हाँ ये मैंने, हाँ, अपना बता दीजिए, समझने वाला समझ लेगा, है कि नहीं, है कि नहीं? एग्जैक्ट मत बताइएगा, है ना, वो सब बता दीजिएगा कि यहां पर यहां पर यहां पर, आप जाके देख लीजिए, वहीं पर होबे करेगा कहीं, बाकी तो आप समझदार रहिए हैं, है कि नहीं? समझ लीजिए अपना। दक्कन विद्रोह का जो मुख्य क्षेत्र था वो महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र, ठीक है, 1875, 1875। नेता लिखेंगे महादेव गोविंद रानाडे, एमजी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे, ठीक है, महादेव गोविंद रानाडे, है ना। नोट लिखेंगे कि दक्कन विद्रोह के परिणाम स्वरूप ही, दक्कन विद्रोह के परिणाम स्वरूप ही 1879 में, 1879, 1879, 1879 में दक्कन कृषक राहत अधिनियम आया था। यह पूछा हुआ प्रश्न है बीपीएससी में कि दक्कन राहत अधिनियम कब आया था, तो 1879 में आया था, ठीक है। दक्कन पीजेंट्स रिलीफ एक्ट, हाँ, दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1879 में दक्कन कृषक राहत अधिनियम आया, ठीक है, दक्कन कृषक राहत अधिनियम, ठीक है। तो दक्कन कृषक राहत अधिनियम आया था, कब आया था? 1879 में आया था। और किसके प्रयास से आया था? महादेव गोविंद रानाडे के प्रयास से आया था, जिन्होंने दक्कन विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो आप एक्ट को देख करके समझ ही गए होंगे कि मुद्दा किसानों का ही था और किसानों को ही राहत पहुंचाने का मैटर था, इसलिए 1879 में दक्कन कृषक राहत अधिनियम पास किया गया। मतलब ऐसे कानून को पास किया गया जिसके माध्यम से किसानों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या ना हो, ठीक है, इसके लिए इसको पास किया गया था। नेक्स्ट आ जाइए, आगे लिखेंगे। अब आइए अपने बिहार में चंपारण सत्याग्रह।
अच्छा, नहीं चल रहा था, वीडियो एरर बता रहा था। चलिए अब चल रहा है ना। चलिए, ऑनलाइन में बहुत समस्या है ना, समझ आई है। पढ़ाई पढ़ाई ऑनलाइन की चीज है नहीं है ना। ऑफलाइन पढ़ना का चाहिए, ऑफलाइन है कि नहीं है, ऐसे कि है। ऑफलाइन में ऑनलाइन में नहीं बनता है, मैंने ऑनलाइन में कुछ देखने वाला है जी, कितना भूजा खा रहा होगा, पढ़ रहा होगा नहीं है ना। सूतल तो नहीं होगा, सूतल नहीं होगा है। हाँ, हमारा क्लास सूझ जाएगा तो घुस के मारेंगे पगला, सुएगा तो नहीं, पाप लोग तो चलिए। हाँ, तो लेकिन हाँ ये है कि अपना लेट उठ जाता होगा, अपना ऐसे करके देख रहा है, कभी ऐसे करके देख रहा है ना। अब आप लोग है ना कि भाई प्रॉपर एकदम डायमेंशन में रहना है ना। वहां कोई प्रॉपर डायमेंशन तो है नहीं। अब कोई अभी नाश्ता नहीं किया तो एक तरफ खा रहा होगा, एक तरफ देख रहा होगा, है ना। कोनो कोनो लिख रहा होगा, अपना खाई हो रहा होगा, तो इसी से करते रहता है सब लोग ना। हाँ हाँ, ई होता है। कितना आदमी को रहता है कि अच्छा कोई बात नहीं, और पढ़ाई है तो बाद में देख लेंगे। अब बाद में देखने वाला सबके ना छुटले रह जाता है ना। इसलिए कहते हैं कि विकल्प आदमी को विकलांग बनाता है ना, डिसेबिलिटी उत्पन्न करता है। ठीक है, इसलिए खुद को ज्यादा विकल्प देना नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि आप अपने आप को जितना कम विकल्प दीजिएगा उतना ज्यादा है कि आप अच्छा काम कर पाइएगा। आज जितना ज्यादा दीजिएगा, अरे ये नहीं होगा तो ये कर लेंगे, ये नहीं होगा तो ये कर लेंगे, तो दिमाग आपका उसी मोड में रिलीफ हो जाएगा कि अरे कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। तो ऐसे में वो रिलैक्सेशन का शिकार हो जाता है। चलिए, तो चंपारण सत्याग्रह है ना। तो चंपारण सत्याग्रह लिखेंगे, कारण नील की खेती, है ना। यहां पर भी जो कारण है वो क्या है, नील की खेती है। तो चंपारण सत्याग्रह, कारण क्या था, नील की खेती। यहां पर लिख लेंगे ब्रैकेट में तिनकठिया पद्धति, नील की खेती, और ब्रैकेट में तिनकठिया पद्धति, है ना, तिनकठिया पद्धति। ठीक है, 3 में 20, 20 में 3, 3 में 20 कहां से निकल वो। हाँ हाँ, 3/20, ठीक है ना, 3 में 20 नहीं। हाँ, चलिए, तो ये तिनकठिया पद्धति था यहाँ, है ना। जैसे कि वहां पर आपने देखा था कि वहां क्या था, पचकठिया था, और यहां क्या है, तिनकठिया है। 20 कट्ठा में 3 कट्ठा, है ना। तो 20 कट्ठा में 3 कट्ठा का मैटर था ही। ठीक है, तो कारण नील की खेती। अब आप देखेंगे कि नेता महात्मा गांधी, नेतृत्व महात्मा गांधी, नेता महात्मा गांधी, नेता महात्मा गांधी। और यहां पर लिख लेंगे ब्रैकेट में, या नोट करके एक बात लिख लेंगे कि गांधी जी द्वारा भारत में किया गया पहला सत्याग्रह, गांधी जी द्वारा भारत में किया गया पहला सत्याग्रह। ठीक है, बिहार के से संबंध में बात कर लेंगे उनको। तो ये नेता महत्वपूर्ण तौर पे महात्मा गांधी थे। बाकी उस समय के जो बिहार के लीडर्स थे, श्री कृष्ण सिंह जैसे लोग, है ना, ब्रजकिशोर दास जैसे लोग, तो राजेंद्र प्रसाद, बिल्कुल, अनुग्रह नारायण सिंह, ये सारे लोग जो थे, ये मुख्य तौर पे मजहरुल हक, इन लोगों का इसमें सहयोग रहा था। ये सब बिहार के राष्ट्रीय नेता नहीं थे उस समय, बिहार के लीडर थे जो इन्होंने यहां पर सपोर्ट किया था।
और बिहार के जो इस मुद्दा को गांधी जी के पास ले गए थे राजकुमार शुक्ल, है ना, जो कि गांधी जी के पास ले गए थे, तो वो चंपारण के स्थानीय किसान नेता थे, है ना। यहां चंपारण के स्थानीय किसान नेता कौन थे? राजकुमार शुक्ल, है ना, राजकुमार शुक्ल। तो ये स्थानीय किसान नेता थे यहाँ के, ठीक है, लोकल पीजेंट्स लीडर थे राजकुमार शुक्ल। और कहा जाता है कि यही राजकुमार शुक्ल जो थे 1916 के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से इनकी मुलाकात हुई थी, और वहां पर उन्होंने गांधी जी से रिक्वेस्ट किया था कि काम करिए, आप चलिए चंपारण। चंपारण में आप देखिए किसानों की स्थिति कैसी है, क्योंकि गांधी जी का उस समय इमेज बड़ा जबरदस्त था। तो गांधी अफ्रीका से लौटे थे 15 में, और अफ्रीका में गांधी सक्सेसफुल थे, माने विदेश में जाकर के वहां पर के लोगों को जैसे राइट दिला के आए थे गांधी। तो गांधी का ऑरा ही एकदम बड़ा था इंडिया में, तो लोगों को था कि भाई ये आदमी है जो अच्छा काम कर सकता है और ये आदमी हमको सक्सेस दिला सकता है, ये आदमी की वजह से हमें लाभ मिल सकता है। तो फिर गांधी जी के जब गांधी जी को इन्होंने आमंत्रित किया, गांधी जी ने कहा कि आप जाइए, हम बाद में आएंगे। और वही 1917 में गांधी जी चंपारण की यात्रा पर थे। और कहा जाता है कि चंपारण की ही जब स्थिति गांधी जी ने देखी, तो उसी समय गांधी जी एक धोती पे आ गए थे। चंपारण में जब देखा उन्होंने स्थिति की, किसानों की स्थिति क्या है, कितनी जर्जर है किसानों की स्थिति, मतलब हड्डियां ही दिख रही है उनकी, केवल खाने को अन्न नहीं है, है ना। एक्सप्लॉयटेशन इस स्तर पे हो रहा है कि आप जो खाद्यान्न फसल उपज नहीं रहे हैं, अनिल की खेती करा करके किसानों की जमीनों को बंजर बना दिया गया। तो गरीबी, भुखमरी और लाचारी का जो दृश्य गांधी ने देखा चंपारण में, तो गांधी ने वही देखा कि यहां तो लोगों के पास खाने के लिए और पहनने के लिए कुछ है ही नहीं। तो फिर गांधी ने सोचा कि जैसे हमें अगर जिस देश का मैं नेता बनने की कोशिश कर रहा हूं, तो उस देश के नागरिकों के पास तो पहनने को कपड़ा नहीं है, खाने को अन्न नहीं है, तो फिर मैं कैसे इतना कपड़ा पहन सकता हूं अकेले। और वहीं से गांधी निश्चित किया कि एक धोती और एक टाइम खाना, कि हमको भाई एक टाइम खाना खाना है। और आप देखेंगे 60 के दशक में शास्त्री जी जब देश के प्राइम मिनिस्टर थे, जब हमारे यहां ग्रीन रिवॉल्यूशन होने वाला था, हरित क्रांति होने की प्रक्रिया चल रही थी, तो देश में से ही अनाज का संकट था, क्योंकि अनाज पहले अमेरिका से हम लोग को आ जाता था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार में फंस जाने, जब सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जब अमेरिका से हमने ये संधि की थी, तो उसके बाद अमेरिका हमको लोग को अनाज भेजता था, तो उसका डिमांड था कि कोल्ड वार में इंडिया उसके सपोर्ट में चल जाए। भारत उसके सपोर्ट में नहीं गया। 1954 में वो कहा कि भारत वियतनाम में अमेरिका की सेना फंस गई थी, तो भारत को बोला कि तुम सपोर्ट कर दो वहां पे हमको। भारत बोला कि हम सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अमेरिका को सपोर्ट करने का मतलब था कि रसिया को यह मैसेज जाता कि हम रसिया के विरोधी हैं। तो भारत नहीं चाहता था कि रसिया के खिलाफ जाए, क्योंकि रसिया से आइडियोलॉजी के आधार पर भारत थोड़ा ज्यादा क्लोज था, अमेरिका से उतना क्लोज नहीं था। बस अमेरिका यह धमकी दिया कि अगर आप हमको सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो हम आपको अनाज नहीं भेजेंगे। तो PL 480 उसी समय तोड़ दिया, और तोड़ दिया तो खाने का संकट हो गया, हम लोगों को खाना नहीं मिलता था देश के आदमी सबको, है ना। तो वही उस समय हुआ कि भाई क्या किया जाए। तो उस समय तो नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे, तो उसी समय से ये ट्राई हुआ कि भाई किसी भी तरीके से, और कुछ हो चाहे नहीं हो, लेकिन खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल किया जाए, और इसके लिए प्रयास किया जाने लगा। और 60 के दशक में ग्रीन रिवॉल्यूशन बड़े स्तर पे हुआ, हरित क्रांति। उस समय शास्त्री जी ने पूरे देश के लोगों से आह्वान किया था कि आप एक टाइम खाना खाइए। इस पे बहुत से लोगों ने ये काम कर दिया था, और अभी भी आपको पुराने समय के कुछ लोग दिख जाएंगे, वो एक ही टाइम खाते हैं, है ना। वो लोग नहीं खाता है 2 टाइम 3 टाइम, हम लोग का तो शेड्यूल है, गड़बड़ सब बनल है, नहीं खाइएगा तो दिक्कत हो जाएगा जी, है ना। एकदम नियम है कि भाई सुबह में नाश्ता कीजिए, दोपहर में खाना खाइए, फिर रात में कस दीजिए बढ़िया से, है ना। जब शाम में भी कुछ खाना है। हम लोग खाने वाला जनरेशन है, बहुत आगे के स्थिति में है ना। आप पहले से देखिए कि मैंने हम लोग के पूर्वज लोगों को खाने का कितना संकट होता था, कितना वो लोग को दिक्कत होता था खाने का, है ना। वो लोग लक बाई चांस वो लोग फिटो होता था, कम खाता था, तो बॉडी में ज्यादा फुर्ती रहता था। यहाँ तो पूरा आदमी खा लेता है, खा के एकदम पूरा, हाँ अब खा लिया तो बॉडी अंदर तो गैस बनेबे करेगा, अब गैस बनाएगा तो चलो भाई तनी सूत लेते हैं, है ना, अपना सोच जाएगा, फुर्ती नहीं रहेगा। इसे पहले समय के लोगों को भोजन उतना नहीं मिलता था,
तो भूख देखिएगा, जब भूखे रहेगा तो नींद आइबे नहीं करेगा। नींद तभी आएगा जब आप भर पेट का खा लीजिए, तब है ना लगेगा अब तो पूरा दुनिया हाथ में है। जब पेट भरा नहीं रहेगा ना तो कहीं से मन में यही टेंशन आएगा कि पेट भरने का कोई उपाय किया जाए, है ना। आप दिहाड़ी मजदूरों को देखते हैं, वो बेचारा का कुछ होगा, वो अपना रोज भोरे उठ करके चल जाएगा अपना काम पर, कि उसको पता है कि उसके अकाउंट में पैसा नहीं है, आना घर में पैसा है। एक दिन अगर काम करने नहीं गए तो अगला दिन भोजन नहीं मिलेगा, तो एकदम उसको कोई ही नहीं है। हम लोग नौटंकी बतियाते हैं जी, अरे कल नहीं करेंगे काम, नहीं करेंगे 2 महीना का दिक्कत है, नहीं आएगा पैसा कोई बात नहीं, क्योंकि मालूम है कि है मैटर, काम हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। कुछ नहीं तो माता पिता तो ही है एंड ऑफ द टाइम, वो तो सपोर्ट करबे करेंगे। लेकिन वह देखिए कोई जिसका स्थिति एकदम खराब है बेचारा का, इतना गर्मी किसको लग रहा है? गर्मी उसी को लग रहा है जिसके पास संसाधन है, सोर्स है, पता है कि हमारा उपाय तो हो जाएगा, तो गर्मी लग रहा है। अभी अगर पता चल जाए ना कि शाम का प्रबंधन नहीं है कुछ भी, तो गर्मी लगेगा, तुरंत धूप में खोजेगा आदमी कहीं कोई हो तो काम मिल जाए, शाम तक कोई कम से कम 200 रुपए दे दे, शाम में 200 दे देगा तो भोजन का काम हो जाएगा, गर्मी नहीं लगेगा जी। तो ये कोई भी समस्या आपको तभी तक परेशान करती है जब तक आप खुद समस्या में है ना। जैसे ही आप समस्या से निकलने का कोशिश करने लगिएगा तो समस्या आपको परेशान नहीं करेगी, है ना, वो आपको निकलने का ही करना पड़ेगा। और वही होता है कि कुछ लोग होता है कि जो लड़ता है तो जीतता है, और कुछ होता है कि अपना समस्या का रोना ही रो करके और अपना ये करता रहता है ना। कितना देखते हैं बहुत ठीक ठाक आदमी सब भीख मांगना शुरू कर देता है जी, है ना। वो ने तो अपना छोटा छोटा बचपन को लगा देता है। ये कितना बड़ा समस्या है जी। कहीं बढ़िया जगह पे आप जाके खड़ा हो जाइए, 2 आके पैंट अधक लटक जाएगा, लटक जाएगा, हाँ हमारा लाओ कुछ हो, हाँ गाड़ियों में, हाँ आके लटक जाएगा, हाँ, कहेगा कि भैया हमारा लाओ ना, है तो अच्छा तो आप कहिएगा ना कि जी अभी तो कैश नहीं, हम लोग कैश तो नहीं, सब ऑनलाइन मैटर है, तो कहेगा कि कोई बात नहीं चलिए ना उनके उनके ऊपर कर दीजिए। हम बोले बाप रे तो बड़ी हाईटेक है जी, है ना, वो लेके चल जाएगा। अब मजे की बात कि अगर आप उसको डांट दिए, अगर आप उसको समझा दिए कि नहीं देंगे, तो वो पूरा एकदम अपशब्द बोलते हुए जाएगा, ऐसा लगेगा जैसे कि ऊंच है उसके पिताजी आपको जमा करके कुछ दे के गए हैं जिसको देना है। तो ये सब करवा कौन रहा है? ये सब संगठित तौर पे हो रहा है, ये सब ऑर्गेनाइज्ड वे में हो रहा है। अगर आप ज्यादा उलझिएगा ना तो पूरा सबका ग्रुप आ जाएगा, है ना। कहीं पर भी आप हनुमान मंदिर के सामने का बात देख लीजिए, है ना, वहां का बहुत बड़ा ये सीन है, ठीक है। अरे 10-12 को आ जाएगा जी, है ना, 10-12 को आ जाएगा, है। सरकार का क्या कहिएगा, सरकार खुदे बहुत सारा मैटर सब में इन्वॉल्व रहती है ना। एक मिनट रुक जाइए। हाँ अरे तो गाड़ी क्या हुआ जी तुम्हारा, क्या है? तुमको अच्छा तो उस तो तुम हम ऑनलाइन में कितना पैसा भाड़ा दिया? बड़ी ठीक बा। है इसको खाली उसमें इसको इधर यहाँ पे रख, इसको रख जाए, अभी नाश्ता वास्ता कर लेते जाके उधर, है है तो तो अभी क्या जाओगे तुम?
तो मीठापुर का इग्नू का ऑफिस में क्या है? सब्जेक्ट गड़बड़ हुआ है तो ये लोग का क्या है, ये लोग कब जाएगा? जो अभी लगेगा आधा घंटा। लगेगा ना? ठीक है, तो हम तो क्लास में हैं, क्लास ले रहे थे। ठीक है, अशोक सिनेमा कहाँ है? इधर इधर यहाँ पे यही इनकम टैक्स पकड़ोगे ना तो इसी के नीचे है, क्या पुल के नीचे है। हाँ अशोक सिनेमा से ही मीठापुर के लिए ऑटो मिलेगा। वहीं वहीं से मिलेगा। हाँ, तो यहीं से अशोक सिनेमा के लिए मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है चल ठीक ध्यान जरूर रहिएगा। ठीक ठीक ठीक। चलिए आइए, तो क्या लिखे हैं? स्थानीय नेता राजकुमार शुक्ल थे। नेक्स्ट लिखेंगे कि इस आंदोलन में बिहार के प्रमुख नेता, इस आंदोलन में बिहार के प्रमुख नेता राजेंद्र प्रसाद, बिहार के प्रमुख नेता राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह, ब्रजकिशोर दास, हाँ, श्री कृष्ण सिंह, राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह, ब्रजकिशोर दास, मजहरुल हक, अनुग्रह नारायण सिंह, ब्रजकिशोर दास, मजहरुल हक, अनुग्रह नारायण सिंह इत्यादि इसमें शामिल थे, जेबी कृपलानी की एक मीटिंग हुई थी गांधी जी के साथ। लिखना तो लिखा कि अन्य सहयोगी के तौर पे जेबी कृपलानी का नाम लिख सकते हैं, मतलब मूवमेंट के टाइम पे नहीं पहुंचे थे, लेकिन एक मीटिंग हुई थी गांधी जी के साथ इनकी, जेबी कृपलानी। ठीक है, और लिखेंगे कि गांधी का यह आंदोलन सफल सिद्ध हुआ था। गांधी का यह आंदोलन सफल सिद्ध हुआ था और नील की खेती बंद कर दी गई थी। नील की खेती बंद कर दी गई थी और किसानों को मुआवजा दिया गया था। मुआवजा दिया गया था। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए, अब इसमें एक कमिटी बनी थी, है ना, चंपारण एग्रीगेरियन कमिटी। ठीक है, लेंगे, एक कमिटी बनी थी जिसका नाम था चंपारण एग्रीगेरियन कमिटी। चंपारण एग्रीगेरियन कमिटी, इसको इंक्वायरी कमिटी भी कहा जाता है। चंपारण इंक्वायरी कमिटी, जांच समिति, चंपारण जांच समिति या चंपारण इंक्वायरी कमिटी। ठीक है, जिसके अध्यक्ष एफजी सलाई थे। एफजी सलाई, जिसके अध्यक्ष एफजी सलाई थे। एफजी सलाई, है ना, सलाई, या हिंदी में लिखना है तो सलाई। ठीक है, तो एफजी सलाई जो थे वो इसके चेयरमैन थे। गांधी जी भी इसमें सदस्य थे, है ना। गांधी जी वाज ऑल्सो मेंबर ऑफ दिस कमिटी, है ना। गांधी जी भी इसके सदस्य थे और यही कमिटी ने जांच किया था,
जिसने जांच करके यह रिपोर्ट सबमिट किया कि भाई चंपारण में किसानों के साथ ठीक नहीं हो रहा है ना, चंपारण में किसानों के साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसी की जांच के बाद किसानों के फेवर में डिसीजन आया था और किसानों को कहा गया कि अब उनसे नील की खेती नहीं कराई जाएगी और उनको जो लॉस हुआ है उसका कंपनसेशन भी दिया जाएगा। तो अब देखिए, ये गांधी की जो जादुई व्यक्तित्व था, जो कि अफ्रीका में था पहले, चंपारण की सफलता ने उस पर मुहर लगा दिया। मतलब अब भारत में भी लोग ये मानने लगे कि ये आदमी, ऐसा आदमी आया है जो अंग्रेजों को झुका सकता है। क्योंकि आप 17 से पहले बहुत सारा मूवमेंट तो हुआ है, लेकिन किसी भी मूवमेंट में ऐसा बताइए एक भी एग्जाम्पल जिसमें कि अंग्रेज झुके हो, अंग्रेज भारत की शिकायतों को सुने हो, ऐसा कोई आंदोलन नहीं है जिसमें वो सब सुना हो। ये भारतवर्ष में पहला ऐसा आंदोलन था जिसमें अंग्रेज झुके। और मजे की बात यह थी कि किसी भी प्रकार का कोई भी वायलेशन नहीं, कोई मारपीट नहीं, कोई झगड़ा नहीं, है ना, कोई बम पटाखा नहीं, बातचीत से हुई बात, अहिंसात्मक आंदोलन हुआ और इस अहिंसात्मक आंदोलन के सामने अंग्रेजी हुकूमत को झुकना पड़ा। तो इसलिए कहा जाता है कि कभी भी आप अगर सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं तो सरकार को अगर झुकाना है तो पहला शर्त यह है कि आपका, कौन थरिया पिट रहा है जी? हाँ, थरिया पिटता पिट तो दूसरा सब मैटर में पिटाता है जी हम लोग के यहाँ है? यहाँ कौन थरिया पीटने लगा भाई? ये कोचिंग है, ऊपर हॉस्टल, यहाँ कहाँ मैटर हो गया है? दरवाजा खींच दीजिए, खींच दीजिए उसको। चलिए, तो अब गांधी, अब कहीं भी कोई मैटर होता था ना तो सब लोग चाहता था कि गांधी जी नेता बन जाए, है ना, क्योंकि गांधी का वो व्यक्तित्व था, है ना। लेकिन तो गांधी क्यों वहां पर सक्सेस हुए? क्योंकि गांधी ने हिंसा को नहीं अपनाया, है ना। गांधी ने अहिंसात्मक रास्ता अपनाया और उस अहिंसात्मक रास्ता का नतीजा यह हुआ कि गांधी जी जो है सो सक्सेसफुल रहे थे। अब कहीं पर भी कोई मूवमेंट होता था तो सब लोग चाहता था कि गांधी आए, नेतृत्व करे। लेकिन गांधी भी साइंटिफिक आदमी थे। गांधी पहले देखिए कि क्षेत्रीय आंदोलन किए, कि वो उनका क्या था, चंपारण उनका लैब था, है ना, लैब था। जांच किया और देखा कि हमको समर्थन मिल रहा है, अंग्रेज सब हमारा बात भी मान रहा है, तो सक्सेसफुल हो गया चंपारण। तो फिर आगे देखिए, तो अब अपना होम स्टेट गुजरात जाते हैं। गुजरात में खेड़ा, हालांकि खेड़ा से पहले अहमदाबाद होता है ना। फरवरी 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, अप्रैल 1918 में खेड़ा सत्याग्रह। तो लेकिन चूंकि हम लोग अभी यहां पर पढ़ रहे हैं किसान वाला, तो पहले खेड़ा देखेंगे कि किसानों का मैटर खेड़ा था। लेकिन अगर आपको क्रोनोलॉजी गांधी का पूछा है कभी, तो गांधी का पहला है चंपारण, दूसरा है अहमदाबाद और तीसरा है खेड़ा। ठीक है, अहमदाबाद और खेड़ा में कंफ्यूजन होता है क्योंकि दोनों का ईयर सेम है लेकिन मंथ डिफरेंट है। तो 1918 में फरवरी में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन और 1918 के अप्रैल में खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, तो ये यहां पे ध्यान रखना है। तो अभी लिखेंगे खेड़ा सत्याग्रह क्योंकि किसान आंदोलन है। अहमदाबाद वाला किसान आंदोलन नहीं था, वो मिल आंदोलन था। तो मजदूर वाला पढ़ेंगे तो वहां पर उसका बात करेंगे। ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह या खेड़ा किसान आंदोलन, गुजरात 1918। खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है। तो खेड़ा सत्याग्रह 1918, नेता यहां भी गांधी जी हैं, कॉमन फैक्टर है। (1918) महात्मा गांधी। ठीक है, नेक्स्ट।
अब कारण लिखेंगे यहां, कॉज, कारण क्या था, तो लिखेंगे कि अकाल पड़ने से, अकाल पड़ने से, अकाल पड़ने से किसानों की फसल नष्ट हो गई थी। अकाल पड़ने से किसानों की फसल नष्ट हो गई थी। इसके बावजूद भी, इसके बावजूद भी अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा, इसके बावजूद भी अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा, इसके बावजूद भी अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा जबरदस्ती लगान वसूला जा रहा था। जबरदस्ती लगान वसूला जा रहा था। ठीक है, क्लियर है। तो एक तो फसल पहले से बर्बाद थी लोगों की, है ना, स्थिति ठीक नहीं थी, और उसके बाद भी ये लोग क्या कर रहे थे, लैंड रेवेन्यू टैक्स जो है सो वसूल रहे थे, भू राजस्व इनसे मांग रहे थे, है ना। तो इसी पर फिर गांधी जी ने विरोध किया। इसी आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के अनुयायी बन गए थे, मतलब गांधी जी के शिष्य बन गए थे, गांधी जी के विचारों से प्रभावित हुए थे इसी आंदोलन में। तो इसमें वल्लभ भाई पटेल भी शामिल थे। तो यहां पर नोट लिख लेंगे कि इसी आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के अनुयायी बन गए थे या शिष्य बन गए थे। और यह आंदोलन भी गांधी जी का सफल रहा। भू राजस्व माफ कर दिया गया, है ना, लैंड रेवेन्यू क्या कर दिया गया, माफ कर दिया गया। ठीक है, भू राजस्व माफ कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट आगे ये उत्तर प्रदेश किसान सभा, उत्तर प्रदेश किसान सभा 1918, उत्तर प्रदेश किसान सभा, उन्नीस सौ 18। वे उत्तर प्रदेश किसान सभा किसने बनाई थी, तो फाउंडर लिखेंगे इंद्र नारायण द्विवेदी, इंद्र नारायण द्विवेदी, हाँ द्विवेदी, इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्रा, इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्रा, इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्रा तथा मदन मोहन मालवीय, तथा मदन मोहन मालवीय, ये लोग इसके फाउंडर थे या नेतृत्व करता थे। ठीक है, ये तीनों लेंगे कि बाद में इससे पंडित जवाहरलाल नेहरू भी जुड़ गए थे। नोट कर लिखेंगे कि बाद में इससे पंडित जवाहरलाल नेहरू भी जुड़ गए थे। बाद में इससे पंडित जवाहरलाल नेहरू भी जुड़ गए थे। ठीक है, बाद में इससे पंडित जवाहरलाल नेहरू भी जुड़ गए थे। ठीक है,
उद्देश्य लिख लेंगे, किसानों के हितों की रक्षा, प्रोटेक्शन टू द पीजेंट इंटरेस्ट, किसानों के हितों की रक्षा, किसानों के हितों की रक्षा। नेक्स्ट आगे लिखेंगे अवध किसान सभा, अगली संस्था अवध किसान सभा, उन्नीस सौ 1920, ठीक है। अवध किसान सभा 1920। इसके प्रमुख नेता बाबा रामचंद्र, बाबा रामचंद्र हो गया, लिखे पर तो अब बोल रो तो नहीं बिहार तो देख लो साइड में ही की लिख लो, हाँ बोल ही रहे ना हम जी। कितना आदमी को होता है बगल वाला पर ज्यादा भरोसा होता है, यही दिख रहा होगा कहीं, हाँ कोई ऐसा नहीं कि सारे कुछ अलग बोल रहे होंगे, ये ठीक लिख रहा है, इसी का देख के लिख दो। चलिए तो बाबा रामचंद्र है ना, तो बाबा रामचंद्र थे, ठीक है। देखिए ये एक बार सवाल पूछा गया था कि वो कौन से किसान नेता थे जो रामचरितमानस का पाठ करते हुए किसानों का मुद्दा उठाते थे, तो वो यही थे बाबा रामचंद्र, है ना। ये रामचरितमानस का पाठ करते थे, आप पाठ करने के बाद बताते थे कि भाई देखिए किसान का क्या मुद्दा है ना, इसलिए ये क्वेश्चन बन जाता है। तो नोट करके लिख लेंगे कि बाबा रामचंद्र रामचरितमानस के पाठ के आधार पर, रामचरित मानस, देखिए नाम है रामचरितमानस, यानी कि राम के चरित्र के बारे में यह ग्रंथ है, रामचरितमानस। किसने लिखा है जी ये किताब, किस भाषा में? अवधी में है, अवधी में है, अवधी में है। अच्छा अच्छा, कितना लोग हैं जो मानते हैं कि रामचरितमानस अवधी में है जी? अवधी वालों को थोड़ा मैं देख लूं, अवधी वाले कितने लोग हैं? अच्छा ये 2 आदमी जो कह रहे हैं कि अवधी है। संस्कृत में कितना आदमी है जी? ये शुद्ध कहता है कि लोकतंत्र सही में मूर्खों का शासन है, पगला। अवधि में है, पढ़ते हैं तो बुझाता नहीं है, हैं? हम तो बोले थे, तब बोले थे कॉन्फिडेंस में क्या लूज कर रहे थे, हैं? हम तो वैसे बोल ही रहे थे कि देखते हैं कितना आदमी उभर के सामने आ रहा था। 2 आदमी अड़ा रहा कि नहीं भाई अवधि में है। अरे लाइन देखिए ना उसका, प्रभ से नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधारि पुकर हिमिताई, गोपत सिंधु नल सितलाई, गरुड़ सुमिर रेणु समताई, राम कृपा कर चित वह जाही। ये संस्कृत है। ये संस्कृत कैसे होता है? संस्कृत होगा कि हालत खराब है। रूप यौन संपना विशाल कुल संभव विद्या ही ना समंत निर्गंधवा किंसुका, है ना। ये बुझे भी नहीं कर तो की कह लो, है ना। ये संस्कृत है ना। आज जिसमें थोड़ा बहुत आपको समझ में आता है ना। अब प्रविशी तो प्रवेश कर रहे हैं, ये तो हिंदियन है। माने अवधी भाषा जो है वो हिंदी का ही एक हिस्सा है, ठीक है। जिसका अगर हिंदी ठीक है उसको कोई दिक्कत नहीं होगा अवधी को समझने में। रामायण जो मूल ग्रंथ है वो संस्कृत में, जो महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखित है, तो वो ऐसा है कि उसको पढ़ना माने बहुत कठिन। मतलब कि आप समझिए कि वो इंग्लिश का द हिंदू है। ऐसे जैसे इंग्लिश का सबसे हाईएस्ट पेपर आता है द हिंदू, कि पढ़ने में हालत खराब हो जाता है समझने में। ठीक उसी प्रकार से रामायण जो है वो शुद्ध संस्कृत भाषा का शब्द है। वो माने नॉर्मल संस्कृत की जानकारी होगी तब वो बुझाएगा नहीं, माने संस्कृत के का अच्छा जानकारी होगा तभी आप उसको पढ़ के समझ पाएंगे क्या है। तो रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है कि रामायण को जन जन तक पहुंचा दिया। क्योंकि अब संस्कृत था तो संस्कृत के लिए एलिटे लोग ना पढ़ता है था जी पहले, अभी भी एलिटे लोग का भाषा है, माने खास करके ब्राह्मणों का, है ना। बाकी लोग तो वैसे भी संस्कृत नहीं पढ़ता है। कोई संस्कृत पढ़ते हुए दिख जाएगा तो सब कहेगा देखिए ब्राह्मण बनने चले हैं,
है ना, सब कमेंट कर देगा। लेकिन संस्कृत बहुत जटिल भाषा है ना। अब इसे कैसे, अभी इंग्लिश का बहुत प्रभाव है ना, है ना, इंग्लिश का बहुत प्रभाव है, चाहे कुछ जानता हो चाहे नहीं हो जानता हो, इंग्लिश अगर 2 लाइन बोल दिया ना तो इससे तो इंसाइड होके चल रहा है ना। तो प्रभाव होगा। एक टाइम पर यही क्रेज संस्कृत का था, लेकिन अभी संस्कृत का क्या हो गया है कि संस्कृत का थोड़ा सा मार्केट ई हो गया है ना। लेकिन अभी भी मान्यताएं हैं। आप देखेंगे कि जो नासा है ना, वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी जो है, उसके यहां अब सारा काम संस्कृत भाषा में होता है, वो इंग्लिशों में नहीं करता है। क्यों? क्योंकि संस्कृत ही एकमात्र ऐसी भाषा है जो बड़ा से बड़ा चीज को 2 लाइन में कंप्लीट कर देता है। मैंने 2 सेंटेंस होगा और उसका अर्थ जब निकालिएगा ना तो इतना लंबा होगा कि लिखने में 2 पेज भर जाएगा ना। ये संस्कृत है। तो वो लोग को तो बहुत लंबा लंबा लिखना होता है, तो उन्होंने संस्कृत का चयन किया कि हम संस्कृत के अंदर में लिखेंगे। लेकिन आम जनमानस संस्कृत उतना समझती नहीं है, इसलिए जो बाबा तुलसीदास थे उन्होंने कहा कि भाई ऐसे भाषा में दिया जाए रामायण को जिससे कि आम जनता राम के कैरेक्टर को समझ पाए। तो उन्होंने उसका रूपांतर संस्कृत से उसको अवधि में लिख दिया। अब जिसकी हिंदी ठीक ठाक होगी, मतलब हिंदी की समझदारी जिसकी ठीक होगी, उसको रामचरितमानस पढ़ के समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि वो हिंदी के ही शुद्ध शब्द जो है ना उसमें वो रहता है। जैसे कि प्रबिसी नगर की जय सब काजा, तो ये आपको समझ में आ रहा है कि क्या करना है, नगर में प्रवेश करना है ना। हृदय राखी कौशलपुर राजा, कौशलपुर के जो राजा है उनको हृदय में धारण करना है, यानी कि प्रभु रामचंद्र को, है ना। गरल सुधा रिपु कर हिमिताई, तो अब यहां पे एंटोनिम्स सिनोनिम्स का काम आ गया कि आप समझना कि गरल किसको कहते हैं, तो गरल कहते हैं विष को। तो गरल सुधा, सुधा कहते हैं अमृत को, कि मतलब कि आप कोई भी शुभ कर्म करने जा रहे हैं तो कौशलपुर के राजा को ध्यान रख करके जाइएगा। तो अगर विष भी होगा, गरल भी होगा तो सुधा बन जाएगा, वो अमृत हो जाएगा, है ना। गरल सुधा रिपु कर हिमिताई, रिपु मतलब दुश्मन होता है, अगर आपका कोई दुश्मन होगा तो वही मित्र बन जाएगा, है ना। तो गरल सुधा रिपु कर हिमिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई, है ना। गोपद सिंधु अनल सितलाई, अगर आपको सामने पहाड़ भी होगा ना तो आपके कदमों में आ जाएगा, है ना। कोई बड़ा पहाड़ होगा, कोई भी माउंटेनियर होगा, वो क्या हो जाएगा, आपको कदम आ जाएगा। अनल सितलाई, अगर प्रबल अग्नि की ज्वाला जल रही होगी तो खुद ही ठंडा हो जाएगी, है ना। हनुमान जी के पोछ में सब आग लगा दिया कि जल के राख हो जाएगा, और पूरा लंका जला दिया, पोछ में एक रेप तप नहीं लगा, है ना। आके समुद्र में बुझा करके देखे तो एकदम फर्स्ट क्लास है, फिट के फिट जैसे था पहले वैसा ही है। तो वही क्या कहते हैं कि राम का आशीर्वाद है ना, कि भाई जो जिनके काम के लिए हम आए हैं वो हमारा रक्षा कर रहे हैं, है ना। तो अब क्या है इसमें, इसमें कोई टफ वर्ड तो है नहीं, है ना। वैसे ही क्या होता है कि आपको साधारण हिंदी का शब्द सब रहता है, मैंने थोड़ा हिंदी में जो उच्च कोटि में जिसका प्रयोग किया था वही सब आपको अवधि में दिखेगा। तो हिंदी की अगर ठीक ठाक जानकारी है तो अवधि समझने में किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। इसलिए आप देखें कि रामचरितमानस लगभग हर आदमी पढ़ता है ना, और हर आदमी को इसका कुछ ना कुछ चीज ज्ञात रहता है। क्यों? क्योंकि इसको अवधि में कर दिया गया। अगर यही मूल संस्कृत में रहता तो इतना लोकप्रिय नहीं हुआ रहता। और आप रामचरितमानस ही आधार है रामायण का, जो रामायण जो सीरियल चलता है वो का आधार क्या है, रामचरितमानस है ना। रामचरितमानस के ही जो एविडेंसेस हैं उसी एविडेंस के बेस पर वही सारा जो कैरेक्टर है उसी कैरेक्टर के बेस पर उसको फिल्माया गया है। और उसको जैसे, हालांकि अगर आप रामायण को देखेंगे तो रामायण अलग अलग भाषा में देश के अलग अलग कॉर्नर में लगभग 300 से ज्यादा रामायण लिखे गए हैं, जो अलग अलग लोगों ने लिखा है। महर्षि कंबन का दक्षिण में रामायण बहुत प्रचलित है ना। नहीं, सच्चा रामायण तो कल हमने ईवी रमा स्वामी नायकर का पढ़ा था। ईवी रमा स्वामी नायकर ने भी एक किताब रामायण लिखी है, उसको सच्चा रामायण कहते हैं। लेकिन एक महर्षि कंबन है, उन्होंने भी रामायण लिखी है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग भाषा में, तमिल में लिखे हैं वो, तो अलग अलग भाषा में लिखे हैं रामायण को। तो ये जो रामायण बना है उसको अलग अलग स्तर पे इसका अध्ययन करने के बाद उसको जो है सो ये किया गया है। और थोड़ा बहुत आपको वेरिएशन दिखेगा, कहीं पर किसी चीज का वर्णन है या कहीं पर किसी चीज का वर्णन नहीं है ना। जैसे कि वो कैरेक्टर दिखाया गया कि राम जी ने अंतिम में माता सीता का त्याग कर दिया, है ना, कि उत्तरकांड में। लेकिन इसका एविडेंस आपको मूल रामायण में नहीं मिलता है कि राम जी ने ऐसा कुछ भी किया था या ऐसा हुआ था, है ना, कि उन्होंने उनको बाहर कर दिया था या कुछ भी। लेकिन ये बाद में एडिशनल ऐड किया गया है ना। उत्तरकांड का मतलब ही होता है बाद में जोड़ा गया, है ना। आई घटना आपको किसी कांड में दिखेगा, सीधे उत्तरकांड में दिखेगा। तो उत्तर कहीं भी आप देखेंगे पोस्ट, जब आप लेटर लिख देते हैं मतलब कि खत्म होने वाला फेज, है ना।
तो वो उसको कहा जाता है कि वो एडिशनल एडेड है, मूल रामायण में उस घटना का कोई चर्चा ही नहीं है कि ऐसा भी कुछ हुआ था। और रहा बात कि महर्षि वाल्मीकि का, तो महर्षि वाल्मीकि के बारे में कहा जाता है कि पूरा ये घटना घटने से पहले ही उन्होंने सारी घटना लिख दी थी, वो ये घटना घटने से पहले ही। तो फिर उसमें यह दिखाया जाना कि माता सीता जाती हैं, उनके आश्रम में रहती है, वहां लौकुश होते हैं, फिर वहां पर चीजें हो रही हैं, तो ये भी इसका मेल जो है सो नहीं होता है। तो कुछ इस तरह के एविडेंसेस जो है सो अलग अलग रामायण में अलग अलग राइटर्स जो है वो अलग अलग तरह की बातों को मेंशन किए हुए हैं, जो कि कभी कभी कहीं कहीं पर डिबेटेबल बन जाता है, विवादास्पद बन जाता है। खैर, तो इनका यही स्ट्रेटजी था कि रामचरितमानस के पाठ के आधार पर किसानों को संगठित करने का काम करते थे और इस आंदोलन को चलाते थे। ठीक है, नेक्स्ट आगे आइए। तो उत्तर प्रदेश में नाई धोबी आंदोलन, एक शॉर्ट बनाएंगे, उत्तर प्रदेश में नाई धोबी आंदोलन। अगला पॉइंट, मतलब अगला हेडिंग बनाएंगे इसी के अंतर्गत, उत्तर प्रदेश में नाई धोबी आंदोलन 1919। देखिए, नाई धोबी आंदोलन अगर पूछा जाए कहां हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था, है ना, लेकिन इसका कोई प्रॉपर लीडर का नाम सामने नहीं आता है। यूपी में हुआ था, तो ये निम्न वर्ग के उत्थान के लिए, है ना, नाई धोबी आंदोलन 1919 1919 निम्न वर्ग के उत्थान के लिए, है ना, मतलब ये लोग अपनी जाति के उत्थान के लिए यह आंदोलन चलाए थे। कोई स्पेशल लीडर का नाम यहां पर चर्चा में नहीं आता है। एक और आंदोलन है जो चर्चा में रहा था, उसके बारे में पूछा जाता है, एका आंदोलन, है ना, एका मूवमेंट। एका एका आंदोलन, ठीक है। अब ये एका आंदोलन क्या है, 1921-22, तो नेता लिखेंगे मदारी पासी। एका आंदोलन के नेता हैं मदारी पासी। नाइनटीन 21-22 1921-22 है, उत्तर प्रदेश में है, और इसके नेता मदारी पासी। ठीक है, उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव क्या था, तो ऑब्जेक्टिव था सरकार को लगान देना बंद कर देना। सरकार को लगान देना बंद कर देना। ठीक है, सरकार को लगान देना बंद कर देना। ठीक है, नेक्स्ट आगे आइए। मोपला विद्रोह, मोपला विद्रोह, टाइमिंग 1921-22, ठीक है, 1921-22, 1921-22, ठीक है। केरल के मालाबार तट पर, क्षेत्र लिखेंगे, बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, रिपीट करके बहुत बार पूछती है कमीशन में। क्षेत्र केरल, केरल में कहा, मालाबार तट, केरल के मालाबार तट, ठीक है। नेक्स्ट, नेता,
नेता कौन थे? हाँ, मदारी पासी, अली मुसेलियार। हाँ हाँ, याद है लो। अली मुसेलियार ना, सैयद फदल और सैयद फदल, अली मुसेलियार और सैयद फदल। ठीक है, अब इसमें नोट करके एक बात लिख लेंगे, सैयद फदल। नोट करके इसमें एक बात लिखेंगे, फदल क्या है जी? सैयद फदल है ना। हाँ भाई, लॉ ही है ना। और आपको लॉ नहीं मिला तो सुन तो पाई ना रहे हैं जी, है ना। सैयद फदल, ठीक है। तो अली मुसेलियार और सैयद फदल ये दोनों क्या हो गए? नेता हो गए। नोट करके बात लिखेंगे कि यह प्रारंभ हुआ किसान आंदोलन के तौर पर, लेकिन अंतिम में सांप्रदायिक हो गया। यह आंदोलन लिखेंगे कि यह आंदोलन प्रारंभ हुआ किसान आंदोलन के तौर पर, लेकिन अंतिम में सांप्रदायिक हो गया। ठीक है, स्टार्ट विद द पीजेंट मूवमेंट, बट आफ्टर सम टाइम इट्स कन्वर्ट इन कम्युनल मूवमेंट। सांप्रदायिक हो गया ये। सांप्रदायिक क्यों हो गया भाई? तो सांप्रदायिक इसलिए हो गया कि यहां देखिए, इसमें दो वर्ग थे, मुस्लिम और हिंदू। तो मुस्लिम वर्ग जो था ना, ये किसान लोग थे। ठीक है, मुस्लिम वर्ग किसान, हिंदू वर्ग जमींदार। ध्यान रखिएगा, इस आंदोलन में मुस्लिम क्या थे? किसान थे। हिंदू वर्ग के लोग जमींदार थे। पगला दोनों आपस में लड़ गया। अंग्रेज सब खुश हो रहा था, सीधे दे बढ़िया हुआ, है ना। अंग्रेज सब का मैटर बड़ी आसान हो गया, ये लोग आपस में लड़ रहा था, है ना। तो अब यही तो अंग्रेज सब का था पॉलिसी कि ऐसा नियम बनाओ कि लोग आपस में उलझ जाए, है ना। तो जमींदार बना दिया हिंदुओं को, किसान रख दिया मुसलमानों को। और टैक्स कहा जमींदारों को कि बढ़ा दो तुम, ये लोग टैक्स बढ़ा दिया। उसको कहा कि टैक्स नहीं देंगे, वो मारा मारी करो अपने में, है ना। तो यही उन लोगों का पॉलिसी था, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो, आपस में लड़ा दो, लड़ा करके अपना एंटरटेन करो। नेक्स्ट आगे लिखेंगे, बारदोली सत्याग्रह। हाँ, बारदोली सत्याग्रह। बारदोली कहां है जी? हाँ, गुजरात। बारदोली सत्याग्रह क्षेत्र गुजरात, और नेता वल्लभ भाई पटेल। नेता वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। ओके, नेता वल्लभ भाई पटेल। हाँ, टाइम इसका लिख लेंगे 1928, 1928, 1928। ठीक है, लेंगे कि इसी आंदोलन में यहां की महिलाओं ने, इसी आंदोलन में यहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी, सरदार टाइटल, सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है, अब देखिए आंदोलन क्यों हुआ था। तो लगान का जो दर था, जो रेवेन्यू रेट था, उसमें 23% का वृद्धि कर दिया था सब, है ना। लगान कितना बढ़ा दिया था जी? 23% लगान बढ़ा दिया था, है ना।
23% रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज कर दिया था। तो इतना बड़ा स्तर पर लगान बढ़ गया तो आम आदमी को टैक्स देने में दिक्कत हो रहा था, तो इसलिए आंदोलन हुआ। तो जब इसको आंदोलन किए पटेल साहब तो इसको कम करके 6% कर दिया गया। लगान की वृद्धि 23% की हुई थी, लगान की वृद्धि 23% की हुई थी और घटा करके 6% कर दिया गया। कभी कभी एग्जैक्ट फिगर पूछ देता है ना, आपको घबराने बढ़ाने का मन होगा तो 0.03% एग्जैक्ट फिगर है ना। ऐसे तो राउंड पे 6% चलता है, लेकिन एग्जैक्ट कहीं अगर पूछ दिया थोड़ा घुमाने उमाने के चक्कर में पॉइंट दे करके, तो 0.03% ना, ये पॉइंट है। ठीक है, चलिए आइए। चलिए, तो यहां पर आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए ठीक है, यहां पे सब पकड़िए और बस देखिए वहां पर कोनो गलती ना हो, है ना। चलिए, तो यहां पर इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि इतना का क्या हुआ कि इसको डिक्रीज किया गया। ठीक है, अब देख लेंगे कि बारदोली आंदोलन के समय, बारदोली आंदोलन के समय बॉम्बे प्रेसिडेंसी का गवर्नर, बारदोली आंदोलन के समय बॉम्बे प्रेसिडेंसी का गवर्नर लेस्ली विल्सन था। कौन था? लेस्ली विल्सन, है ना, लेस्ली विल्सन था। ठीक है, ओके, तो यहां पे कौन था? लेस्ली विल्सन था। ठीक है, नेक्स्ट आगे लिखेंगे मैक्सवेल। हाँ, अगला पॉइंट नोट करके, मैक्सवेल, हाँ ग्लेन मैक्सवेल नहीं, मैक्सवेल ब्रूमफील्ड कमिटी, मैक्सवेल ब्रूमफील्ड कमिटी, मैक्सवेल ब्रूमफील्ड कमिटी का गठन, मैक्सवेल ब्रूमफील्ड कमिटी का गठन बारदोली आंदोलन के जांच के लिए किया गया था। बारदोली आंदोलन के जांच के लिए किया गया था। ठीक है, हो गया। बारदोली आंदोलन के जांच के लिए किया गया था। कौन सा? मैक्सवेल ब्रूमफील्ड कमेटी। ठीक है, तो मैक्सवेल के नाम से इसको याद रखिएगा, है ना। हाँ, नेक्स्ट बिजौलिया किसान आंदोलन, अगला हेडिंग बिजौलिया किसान आंदोलन। अभी बिजौलिया का मैटर कहां हुआ था? बिजौलिया कहां है जी? हाँ, एगो है, भारतीय में कहा, हाँ 28 गो राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, इसमें से कहीं होगा। है ना, चाहे सीधे बोलना है कि अरे सर आपको अब हम लोग क्या ही बताएं। हम लोग पढ़ते थे ना कि तो नहीं बताते, जो बोला था सर को कि सर पानीपत का तृतीय युद्ध आप कहां से देख रहे थे, है ना। तो ऐसा मुद्दा पर तो नहीं होता कि सर लोग समझा करके पूछते हैं कि भाई समझ गए, तो बोलते कि हाँ समझ गए। तो समझ गए तो पहले स्कूल के टीचर लोग पूछ देते थे कि क्या समझा, अब बताओ, आ नहीं बताए तो उपाय करते थे। तो उसमें वो लड़का था सुधीर सिंह, हम लोग के बैच में ना, तो उसको वो उठा दिया सर कि बताओ क्या समझा, तो हाथ जोड़ दिया सीधे, बोला सर
समझ तो सब गए हैं, लेकिन सर हमारा संस्कार इस बात का गवाही नहीं देता कि हम आपको समझाएं। अरे वो इतना इतना डिप्लोमेटिक आंसर दिया, अब सर को तो कुछ कही नहीं बन रहा है। वो कह रहे सर आपके सामने हम बोलेंगे, सर क्या बात करते हैं। और अंत में सर उसको निकाल दिए क्लास से बाहर। तो फिर हम लोग बोले तुम ऐसे काहे किया जी? तो बोला देखो हमको बुझाता कुछ नहीं था, तो हम सोचा तो पूछ दिए, तो हम क्या कहें भाई, तो हमसे यही तरीका है बचने का। सीधे हाथ से जोड़ देंगे सर, हम सर आपके सामने तो हम बोल ही नहीं सकते कुछ, और दूसरा से कहिए ना सर सब बता देंगे। तो सर अभी समझ के कितना समझाई, लेकिन वो अपना तरीका से निकल गया, बच गया। वो दिन पिटाई उटाई नहीं हुआ उसका, है ना, नहीं तो जनरली फंस जाता था। तो कहते इसको प्रेजेंस ऑफ माइंड, तुरंत ऐसा दिमाग लगाया कि एकदम गांधी जी वाला तरीका, सभी ने अवज्ञा आंदोलन, है ना, आपका आज्ञा का उल्लंघन करेंगे लेकिन विनय के साथ, है ना, कि आपको ज्यादा दिक्कत ना हो। तो वो वाला मैटर था। बिजौलिया राजस्थान में है ना, बिजौलिया का क्षेत्र लिख लेंगे राजस्थान। ये हुआ था 1930 के दशक में, 1930 के दशक में, ठीक है, बिजौलिया किसान आंदोलन। और इसके नेता थे विजय सिंह पथिक। बिजौलिया किसान आंदोलन के नेता थे विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक। उद्देश्य किसानों के हितों की रक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ पीजेंट इंटरेस्ट। उद्देश्य किसानों के हितों की रक्षा, ठीक है। नेक्स्ट, अखिल भारतीय किसान सभा लखनऊ। अगला आइटम बनाएंगे अखिल भारतीय किसान सभा लखनऊ 1936, ठीक है। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे देखेंगे, ठीक है। अखिल भारतीय किसान सभा लखनऊ 1936। यहां तक किसी को दिक्कत, कोई समस्या नहीं ना? मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास। 1936, 1936। नाम बहुत ज्यादा हो गया।